हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे, एकदम हेल्दी होंगे। So we were on chapter number 2 of Indian economic, we were on chapter number 2 of economics, and the chapter is people as a resource. Till yet we have discussed that how human being can be converted into resource, right? And in our previous class we have discussed that the different types of activities performed by different individuals can be categorized into three different sectors: primary sector, secondary sector, and the tertiary sector. Now it is written over here. We have completed up to this part. We have discussed the story of Shakal and Vilas. Have a look. What is written over here? Due to historical and cultural reasons, there is division of labor between men and women in the family. कुछ हिस्टोरिकल और कुछ कल्चरल रीजंस की वजह से मेन और वुमेन का भी वर्क अलग अलग डिवाइडेड होता है फैमिली में। ठीक है, जनरली बात कर रहे हैं, करंट टाइम में ये ट्रू नहीं है 100%, बट स्टिल 70% ट्रुथ तो यही है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक हॉर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स। जनरली क्या ट्रेंड है हमारी फैमिलीज में? चलिए किस किस की फैमिलीज में ये ट्रेंड है बताइए। आपको अभी पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट 70% फैमिलीज में ऐसा होता है। वुमेन इज रिक्वायर्ड टू लुक इनटू द डोमेस्टिक हॉर्स। इट मींस उनको नॉर्मल काम करने, किचन के, घर को मैनेज करना, प्रॉपर वे में फैमिली को मैनेज करना। एंड मैन इज एंगेज्ड इन वर्किंग, है ना, मनी अर्न करना इज द वर्क ऑफ मैन। चलिए हैंड्स रेज कीजिए, किस किस के घर में ऐसा है। Even when the woman is working, she is responsible for managing the household activities. किस किस के घर पे ऐसा है? That mother is a working woman as well as a housewife. है ना ऐसा? तो आप देखिए सुपर टैलेंटेड मदर्स, कितना आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए फॉर वन स्लो डाउन योर हैंड्स। वो बच्चे हैंड रेज करें जिनकी मदर्स वर्किंग भी है और साथ साथ में घर के वर्क भी कर रही हैं। यानी आपके कपड़े मैनेज करना, आयरन करके रेडी करना, आपके लिए अच्छा अच्छा लंच बनाना और आपके लिए बहुत सारे काम करना, राइट? तो कितनी सुपर पावरफुल मदर्स है हमारी। प्लस हमारे फादर्स भी कम नहीं है भाई, वो भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। वो भी हमें पता नहीं चलता, हाईलाइट नहीं होता, बट मार्केट के सारे काम मैनेज करना अलोंग विद द वर्क, दे आर ऑल्सो सुपर पावरफुल। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनको थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि आज आपने रियलाइज किया दैट दे आर सुपर पावरफुल। वापस चैप्टर पे आ जाते हैं। देखिए ये कह रहे हैं, सकल्स मदर Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and looks after her children. Suckle's father Butta cultivates the field, sells the product in the market and earns money for the family. ये जनरली हम सबके साथ होता है कि मदर जो है वो हमारे लिए खाना बना रही है, हमारे लिए घर को मैनेज कर रही है और अपने बच्चों का ध्यान रख रही है, और फादर जो है वो मार्केट में जा रहे हैं, मनी अर्न करके ला रहे हैं और हमारी फैमिली को रन कर रहे हैं, राइट? तो यही बात यहाँ पे बताई हुई है शक्ल के केस में। आगे देखिए, Sheila is not paid for the services delivered for upbringing of the family. Butta earns money which he spends on rearing his family. ये कह रहे हैं शीला को कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है। मदर जब हमारे घर के काम कर रही है तो शी इज नॉट रिसीविंग एनी पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस, because that work is assumed to be a responsibility, right? But when father is working in any organization, he is getting salary, or we can say he is getting some monetary reward. But that monetary reward is also used for the welfare of family. Mother is also working for family and father is also earning money for the betterment of family. So have a look. Women are not paid for their services delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. ये आपको क्यों बताया है? हम सबको पता है कि मम्मी हमारे लिए जो काम कर रही है उसके लिए हम मम्मी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्यार कर रहे हैं। बट ये बताया इसलिए क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, जब आप हायर स्टडीज में नेशनल इनकम, एक कंट्री की इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो वुमेन सर्विसेज देती है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, गीता मदर ऑफ विलास earned an income by selling fish, thus women are paid for their work and they enter labor market. Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. जैसे आई एम वर्किंग हियर, मेनी ऑफ योर मदर्स आर ऑल्सो वर्किंग। जब वो वर्क कर रही हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, तो वहां वो मैन के कंपैरेटिवली अर्निंग कर रहे हैं, एंड दैट अर्निंग विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। वो उनको उनके एजुकेशन और स्किल की वजह से मिली है, राइट? आगे देखिए, कितना सिंपल चैप्टर है। आप देखिए सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता ही है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं,
Education helps an individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are major determinants of the earning of any individual in the market. ये कह रहे हैं an individual can work on the basis of education only, वो अपने skills का proper utilization कर पाता है, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाता है, ठीक है, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, और एजुकेशन और स्किल से ही डिटरमाइन होगा कि एक पर्सन कितनी अर्निंग कर पाएगा आगे। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। अब ये ट्रू नहीं है, पहले था। इंडियन इकोनॉमी अगर मैं 90s तक की बात करूं तो वुमेन्स के पास एजुकेशन कम होती थी, अब भी एवरेज लेवल पे ऐसा है, बट ओवरऑल नहीं। वुमेन्स को पढ़ाया नहीं जाता था, उनको हाउस होल्ड ऑर्स में ही इन्वॉल्व किया जाता था, शुरू से ही उनको यही सिखाया जाता था कि यू आर सपोज टू मैनेज योर फैमिली, आपको तो किचन में ही काम करना है, ठीक है। तो ऐसा पहले होता था, और उनको अपने घर के काम के लिए पेमेंट भी नहीं मिलता था। प्लस हैव अ लुक, वुमेन आर पेड लो एज कंपेयर टू मेन। हमारी सोसाइटी में ये एक और प्रॉब्लम है, फीमेल वर्कर को कम पेमेंट मिलता है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि मेल का तो समझ में आता है सबको दैट ही हैज टू रन अ फैमिली। फीमेल का लगता है ये तो सेविंग करने के लिए अर्निंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, तो उनको कम पेमेंट दिया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। लगभग वुमेन्स की जॉब वहां पे होती है जहां पे ये सिक्योरिटी नहीं है कि परमानेंट जॉब। Various activities related to legal protection is merged. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. ये सारी चीजें करंट टाइम में चेंज कर दी गई है। वुमेन एम्पावरमेंट करते करते आज हम इस कंडीशन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आज वुमेन मैन के इक्वल स्किल्स भी गेन कर रही है। आप देखिए आपकी क्लास में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो ऑलमोस्ट सेम होगा, पहले नहीं होता था। पहले गर्ल्स का रेशियो बहुत कम रहता था और बॉयज का कंपैरेटिवली ज्यादा। क्यों? क्योंकि गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी प्रॉपर वे में। Many of you have raised your hand, but I will be clearing out your doubts after the class. In the last few minutes of our class, okay, you can lower down your hands. तो आगे देखिए, in this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system. जो वुमेन्स नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में वर्क करती है उनको मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती है। मैटरनिटी लीव इज द लीव रिक्वायर्ड बाय अ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली वो उस टाइम पे वर्क नहीं कर पाएगी, तो उसको जो लीव देते हैं, पेड लीव देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता जनरली। इसके अलावा उनको और कुछ सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज भी नहीं मिलते, उनको चाइल्ड केयर के लिए कुछ फंड भी नहीं मिलता। हाउएवर, लेकिन वुमेन्स विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मेन। ऐसी वुमेन्स जिन्होंने बढ़िया एजुकेशन ले ली वो मेन के इक्वल अर्न कर रही है। आज वुमेन्स बैंक में भी मैनेजर्स बन चुकी है, आज वुमेन्स कंपनीज की सीईओ भी बन चुकी है, और इवन आज वुमेन्स स्पेस में भी बहुत वर्क कर रही है। तो आज की वुमेन जो है वो पार्लियामेंट में भी अच्छी पोजीशन पे है, वो कंट्री में अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है जो एजुकेशन और स्किल ले पाती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। सबसे ज्यादा आप बताइए, आप जब अपने स्कूल में टीचर्स को एनालाइज करते हैं, ज्यादा फीमेल टीचर्स हैं कि मेल टीचर्स हैं? बताइए। यस, अनम्यूट एंड स्पीक। फीमेल। फीमेल टीचर, मदर टीचर है हमेशा फीमेल। क्लास 5th तक आप में से कौन कौन मेल टीचर से पढ़ा है? 5th क्लास तक आप में से कौन मेल टीचर से पढ़ा है? नो मैम। No one. Females only. Can No, anyone ma'am. tell me the reason? Can No, anyone ma'am. tell me the reason? Ma'am, because female teachers are more. Because female teachers are more. और कोई reason? Because they can take the responsibility how to tackle children. Yes, because females are experts in tackling and handling children. इसलिए मदर टीचर तो फीमेल को ही बनाया। फादर टीचर सुना है क्या कभी? कभी नहीं सुना, हमने मदर टीचर ही सुना है ना? क्योंकि एक पोलाइटनेस चाहिए होती है। बच्चों को हैंडल करना इज नॉट अ इजी टास्क, बच्चों को संभालना इज नॉट अ टास्क ऑफ एनीवन। वो तो सिर्फ वही संभाल सकता है जो एक्सपर्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वुमेन बेसिकली टीचिंग और मेडिकल सेक्टर में जाती है, या ज्यादा से ज्यादा रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे। Some women have entered administrative and other services including job. आजकल women administrative और other services में भी जा रही है। That needs high level of scientific and technological competence. अब ask your sister or your classmate
what she would like to take up as a career. आपको क्या करना है, फीमेल्स को एनालाइज करना है, आपको पूछना है क्या करियर में आप परस्यू करने वाले हो और क्यों करने वाले हो, तो आपको पता चलेगा। अब वुमेन सिर्फ टीचिंग और मेडिकल केयर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती, अब उनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये सारी चीजें ऐसी है जो बच्चों वाली रीडिंग करते ही समझ आ जाएगी, नथिंग टू लर्न, है ना। नाउ हैव अ लुक, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ पर्सन व्हिच इज इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री. The quality of population ultimately decides the growth rate of country. Literate and healthy people are asset for the country. ये कह रहे हैं पॉपुलेशन की क्वालिटी हमें पता चलेगी लोगों की हेल्थ और एजुकेशन से। आपको याद रखना है, हेल्थ और एजुकेशन ये दो बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो बताएंगे कि आपकी कंट्री में पॉपुलेशन की क्या क्वालिटी है, और ये क्वालिटी हमारे ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन असेट्स में कन्वर्ट कर देंगी। क्या करेगी? ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन असेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको बोले व्हाट कैन कन्वर्ट अ ह्यूमन बीइंग इनटू ह्यूमन असेट, you have to mention the health and educational facilities provided to people can convert human beings into human assets. Is it okay to everyone? क्या ये सबको समझ में आ गया है जो अभी मैंने बोला? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। have a look. अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं। Shakal's education in the initial year of his life bore him with the fruits in the later years in terms of a good salary. We saw education was an important input for the growth of Shakal. It opened new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life. ये कह रहे हैं शकल को जो इनिशियल ईयर्स में एजुकेशन मिली थी, वो एजुकेशन उसको लाइफ में आगे जाके एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रिटर्न देने लगी, राइट। आगे जाके वो उसी एजुकेशन की वजह से बढ़िया अर्निंग कर पाया, उसकी इनकम लेवल इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन इनिशियल ईयर्स में प्रोवाइड कर दी जाती है तो अल्टीमेटली फ्यूचर में वही एजुकेशन हमें ज्यादा बेनिफिट देती है। उसके लिए नहीं, वेट फॉर अ सेकेंड, म्यूट योरसेल्फ। यस, हैव अ लुक, आगे क्या बता रहे हैं आपको। Not only for Shakal, education contributes towards growth of society also. It enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention, and quality in elementary education, with a special emphasis on girls. ये कह रहे हैं एजुकेशन सिर्फ उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है जो एजुकेटेड हो रहा है, एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी ऑल्सो। हमने पढ़ा था ना, इफ आई एम एजुकेटेड तो मैं मेरा पर्सनल बेनिफिट करने के साथ साथ सोसाइटी का भी वेलफेयर कर रही हूँ, हमारी कंट्री का भी वेलफेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन कंट्री की नेशनल इनकम को इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो एजुकेशन जो है वो आपकी करंट इनकम को बढ़ाने के साथ आपकी कंट्री की और सोसाइटी की इनकम को भी बढ़ाता है, आपकी इकोनॉमी में वेलफेयर भी प्रमोट करता है। उसके बाद में आगे देखिए आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस किया एजुकेशन पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, जो 5th क्लास तक 8th क्लास तक की एजुकेशन है, और उसमें भी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कोई भी एक एफर्ट गवर्नमेंट का जो आप अपडेटेड हो जिसमें गवर्नमेंट गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को भी प्रमोट कर रही है और साथ में जिसमें गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कुछ एक्शंस ले रही हो? एनीवन, कुछ आपने सुना हो ऐसा? यस आर्यन। मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेरी गुड बेटा। अब इसी प्रोग्रेस में गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन भी इनेक्ट किया था इन 2009, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया एजुकेशन को फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, और गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन दी जाएगी। अब देखिए, there is also an establishment of pace of setting schools like नवोदय विद्यालय in each district. नवोदय विद्यालय ओपन किए जाते हैं, केंद्र विद्यालय भी ओपन किए जाते हैं। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students
which occupations related to knowledge and skill. ये कह रहे हैं वोकेशनल स्ट्रीम्स भी डेवलप की जा रही है ताकि हाई स्कूल लेवल के बाद स्टूडेंट्स को आगे वर्क रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। जब उनको प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है तो उसको वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है, राइट? तो उसके लिए भी गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है। Now have a look. The plan outlay on education has increased from 151 crore in the first 5-year plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.0 in 2015 and 16 and has remained stagnant around 3% from past few years. ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जब इंडिपेंडेंस के टाइम एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर था उसके कंपैरेटिवली करंट टाइम में एजुकेशन पे होने वाला एक्सपेंडिचर बढ़ाया। पहले देखिए गवर्नमेंट जीडीपी का ओवरऑल, पूरी अगर हम जीडीपी देखें तो जीडीपी का ओवरऑल सिर्फ 0.6% अमाउंट स्पेंड करती थी एजुकेशन पे, पर आज के टाइम में ये रेशियोज बढ़ गए हैं। अभी गवर्नमेंट ने विद द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ये कहा है कि गवर्नमेंट अप्रोक्स 6% एक्सपेंडिचर करेगी आने वाले टाइम में एजुकेशन पे, ठीक है। एनईपी में गवर्नमेंट ने ये भी कहा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, लिख लीजिए क्या लिखना है, जल्दी से सुनिए। According to new educational policy, government will increase the education on expenditure up to 6%. 6.66% की बात गवर्नमेंट ने की है। प्रैक्टिकली वो कितना कर पाती है देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कितना जीडीपी का कितना परसेंट हो पाता है एक्सपेंडिचर, वो हमें देखना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट का प्लान यही है कि जो 3% आपको डेटा दिख रहा है 2014-15 तक का, उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज सच एक्सपेंडिचर। बेटा यू ऑल आर सपोज टू कीप योरसेल्फ म्यूटेड। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए, द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट, नेक्स्ट पेज पे गिवन है, documents of union state governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percent of GDP has declined to 2.7 in 2017-18. The literacy rates have increased from 18% to 74%. literacy rates increase हुई है, GDP पे कुछ परसेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ। Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. ये कह रहे हैं लिटरेसी हमारा राइट होने के साथ साथ एक रिक्वायरमेंट भी है। इलिटरेट इंडिविजुअल होगा तो वो बहुत सारे काम कर ही नहीं पाएगा। आप सोचिए, हम कोई मेडिसिन लेके आ रहे हैं, एक्सपायरी डेट हमें पढ़ के ही देखनी पड़ेगी, है ना। हम कोई भी फूड आइटम लेके आ रहे हैं तो हमें पढ़ के देखना पड़ेगा। मनी का कैलकुलेशन हमें करना है तो हम लिटरेट है तभी कर पाएंगे। किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना है तो हम तभी साइन कर पाएंगे अगर हम लिटरेट है। However, a vast difference is noticed across different sections of population. लिटरेसी में डिफरेंस है। लिटरेसी समझते हैं ना, कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 66.6% हायर देन फीमेल्स एंड इट इज अबाउट 6.1% हायर इन अर्बन एरियाज as compared to rural areas. In 2011, literacy rate varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. ये one more questions बनेंगे यहाँ से। फीमेल्स की कंपैरेटिवली मेल्स में 66.6% हायर लिटरेसी है, यानी फीमेल्स कम लिटरेट है। अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज के कंपैरेटिवली हायर लिटरेसीज है, और कुछ स्टेट्स में एजुकेशन का लेवल बहुत बढ़िया है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जैसे बिहार में एजुकेशन का लेवल उतना बढ़िया नहीं है, बट केरला की बात करें तो लिटरेसी लेवल काफी बढ़िया है। 94% पॉपुलेशन ऑफ केरला इज लिटरेट। तो ये आपको वेरिएशंस बता दिए हैं यहाँ पे, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। 2011 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेंसस कैलकुलेशन 2011 में हुआ था लास्ट। नाउ
The primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015-16. Unfortunately, this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. ये कह रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स तो बड़ी, बट प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट की है उनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं, तो ड्रॉप आउट रेट्स ज्यादा है, बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं. Now, Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. 2009 में RTE आया था, सर्व शिक्षा अभियान आया था, ताकि 6 ईयर से 14 ईयर्स तक हर बच्चे को एजुकेशन मिल जाए 2010 तक, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन एटलीस्ट लिटरेट हो. Now, it is a time-bound initiative of central government in partnership with the states, the local governments and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. ये गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट था स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा कि हमें आने वाले कुछ ईयर्स तक एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल कर देना है, पूरे इंडिया में उसको स्प्रेड कर देना है और हमारे इंडिया का हर पर्सन लिटरेट बना देना है. Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in increasing elementary education. ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स, जिन बच्चों ने छोड़ दी है एजुकेशन, बीच में जो ड्रॉप कर दिया है, उनको दोबारा स्कूल बुला के उनको कवर करवाना, जो उनका रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करवाना और उनको वापस से एलिमेंट्री एजुकेशन पे पहुंचाना, ये भी गवर्नमेंट ने एफर्ट किया. मिड डे मील स्कीम भी इम्प्लीमेंट की पुअर पीपल की अटेंडेंस बनाने के लिए और बच्चों को स्कूल तक रखने के लिए, अभी भी चल रही है. गवर्नमेंट स्कूल में मील्स जो है, जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको प्रोवाइड की जाती है. तो दीज पॉलिसीज एड टू लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ये पॉलिसीज क्यों इंट्रोड्यूस की? ताकि इंडिया में लिटरेट पॉपुलेशन बढ़ सके. आप में से किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है क्या? एनीवन जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो या गवर्नमेंट स्कूल में अपॉइंटेड हो किसी भी पोस्ट पे? ओके, वी कैन सी कि 3-4 बच्चे ऐसे हैं. ओके, 7 to 8 स्टूडेंट्स. चलिए, तो बेटा कभी आपको बताते हैं क्या आपके पेरेंट्स? चलिए मैं लकी ड्रॉ निकालती हूँ इनमें से जिससे हम बात करेंगे. वासुकी से बात करते हैं. यस वासुकी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. यस बेटा, टेल अस. वेरी गुड मॉर्निंग. बताइए आपके घर से कौन है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है? मैम पापा. पापा. तो पापा कौन सी स्कूल में है बेटा? मैम वो बमलू. ओके, अच्छे से नहीं पता क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में नाम नहीं होते, जगह के अकॉर्डिंग मैम दूर होती हैं बहुत. हाँ हाँ बिल्कुल. तो बेटा कभी आपकी पापा से बात हुई हो, आपको पता है क्या कि स्कूल्स में फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मील्स डिस्ट्रीब्यूट होती है? यस मैम. हाँ, Yes, तो ma'am. आपका आज का टास्क क्या है? आई कैन सी मेनी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. आप सबका आज का टास्क है ये पता करके आना कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या सिस्टम होता है. पहली बात तो फीस ली जाती है क्या? तो आपका आंसर होगा नो. दूसरी बात, बच्चों को स्कूल तक रिटेंशन के लिए क्या किया जाता है? और तीसरी बात ये पता करना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है. ठीक है, बच्चे किस कैटेगरी के आते हैं, कैसे बच्चे आते हैं, कौन सी फैमिलीज के बच्चे आते हैं. तो आप सबका ये टास्क है ताकि जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है उनको पता चले कि क्या पोजीशन है. ओके मैम एक बार मैं गई थी तब मैंने देखा था. चलिए, क्या क्या ऑब्जर्व किया? मैम वहाँ पे बच्चे मोस्टली है ना, मिड डे मील भी होती है उधर. बिल्कुल. और मैम उधर मतलब जैसे जो बच्चे आते हैं बट कम रेट पे आते हैं. चलिए, तो वासुकी ये जो बच्चों हैंड रेज कर रखा है इनमें से एक लकी ड्रॉ निकाल लीजिए. एक और बच्चे से बात कर लेते हैं जल्दी से. एनी वन स्टूडेंट. मैम योजना. योजना. चलिए भाई योजना, बताइए आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. यस बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग. मैम मैं भी गई हूँ मेरे मम्मी पापा की स्कूल. चलिए, वो पापा बच्चे- दोनों गवर्नमेंट टीचर है? यस मैम. वेरी. पापा लेक्चरर है, मम्मी टीचर है. चलिए, तो क्या क्या देखा? मैम वहाँ पे बच्चे मतलब
आते हैं, मतलब मिड डे मील के लिए ही आते हैं ज्यादातर बच्चे। हाँ और सब मतलब उनको तो जैसे बहुत सारी चीजों का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। अभी कॉम्बो पैक भी चालू कर रखे हैं, जैसे कॉम्बो पैक देते हैं उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, मतलब आते हैं तो उन कॉम्बो पैक का भी चल रखा है। और दो तीन ऐसे मतलब खाने का मिड डे मील का कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, अनाज वेरी देते गुड। हैं, चावल देते हैं। हाँ अनाज देते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को स्कूल तक बुलाना है, लिटरेसी रेट्स को बढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल तक बुलाना है ताकि एटलीस्ट वो पढ़ लिख सके। ये तो पता है कि कुछ बैकवर्ड गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ गांव के कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, बट एटलीस्ट लिटरेट तो हो जाए। एजुकेशन और लिटरेसी में भी डिफरेंस है। पहला स्टेप लिटरेसी है, लिटरेट होगा तब एजुकेटेड होने की बात आएगी, है ना। तो ये गवर्नमेंट के अलग अलग एफर्ट्स है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गवर्नमेंट स्कूल्स वीक वर्क कर रही है, नो। बट कुछ बैकवर्ड एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पुअर पीपल खुद इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहां पर उनकी क्वालिटी भी पुअर रह जाती है। बट स्टिल गवर्नमेंट का जो एफर्ट है उसके बारे में हमने छोटा सा डिस्कशन ले लिया है। आगे देखिए, ये आपको 12th प्लान के बारे में बता रहे हैं। 12th प्लान एंडेवर्ड टू रेज कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कितने बच्चों ने अप्लाई किया हायर एजुकेशन के लिए। 10th और 12th में बोर्ड होते हैं ना, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो एनरोलमेंट चेक करने के लिए ही होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 5th लेवल पे भी गवर्नमेंट कभी वापस ले आती है, कभी हटा देती है, तो वो सब इसीलिए होता है ताकि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि एनरोलमेंट कितने हुए। तो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट्स बढ़ाने के लिए इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years to 25.2% by 2017 to 18 and to reach the target of 30% by 2020-21, which would be broadly in line with world average. एनरोलमेंट्स को बढ़ाना हायर एजुकेशन के लिए परसेंटेज गिवन है, ये वर्ल्ड की एवरेज है कि जितने लोग पढ़ रहे हैं उनमें से 30% हायर एजुकेशन तक पहुंच जाए, ये हमारा टारगेट है। The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization, and networking on the use of information technology. The plan also focuses on distance education, convergence of formal, non-formal, distance, and IT education institutions. हमारा फोकस है हर तरफ से, हर तरीके से एजुकेशन को स्प्रेड करना, ठीक है। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है, कुछ चीजें आप पूछ के रखेंगे, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके रखेंगे। जिनके पेरेंट्स टीचिंग प्रोफेशन में है वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, और बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन अभी निकला है उसमें कुछ ग्राफ्स है, ये भी हमें ऑब्जर्व करने हैं। मेल, फीमेल और टोटल लिटरेसी रेट्स आपको बताई हुई है। देखिए इंक्रीज हुई है 1951 से 2011 तक, बट स्टिल फीमेल वाला पीछे चल रहा है। मेल के कंपैरेटिवली फीमेल का लिटरेसी लेवल पीछे चल रहा है, ठीक है। ये आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, और ये सारी चीजें रीड करके रखनी है। चैप्टर को मिनिमम डबल रीडिंग देंगे आप, डबल रीडिंग ट्वाइस। जब आप डबल रीडिंग दे देंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये पूरा पढ़ के रखें, और हम मिलेंगे कल की क्लास में विद द डिस्कशन ऑफ दिस पार्ट, अपकमिंग पार्ट। ओके ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।